अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अबी। तो नाज़रीन, इमरान खान को 90 रोज़ में रिहा करें वरना तुम नहीं या हम नहीं। अली अमीन गंडापुर की फैसला साजों को मुज़ाकरात की अपील के साथ धमकी। 91 रोज़ सियासत छोड़ने का इंदिया भी दे दिया। तहरीक इंसाफ ने जहां 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक पीक पर ले जाने का ऐलान किया, वहीं एहतजाजी तहरीक के लिए लाहे अमल दिया ना एहतजाजी रोड मैप दिया। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके फैसले सड़कों पर करने का ऐलान किया था, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 90 रोज़ का टाइम देकर पूरी पीटीआई को फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। पहले छोटी ईद के बाद तहरीक चलाने और अब मजीद 90 रोज़ की मोहलत। क्या तहरीक इंसाफ फिर तहरीक चलाने से राह फरार इख्तियार करेगी है? क्या तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने की सख्त नहीं रही? क्या तहरीक इंसाफ 91 रोज़ असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो सकती है? तमाम तर इस इशू से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे शो में। इसके साथ ही इस शो में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार हमाद हसन साहब और हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया। हमाद हसन साहब, आप बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं आप जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये कहा गया कि आर या पार, और इसके साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान को 90 रोज़ में रिहा करें वरना तुम नहीं या हम नहीं। ये सेम चीज़ें जो हैं लास्ट टाइम जब तहरीक का आगाज़ किया गया तब भी यही चीज़ें थी। ऑब्जेक्टिव्स का कहा तो गया लेकिन वो अचीव नहीं हो सके। कितनी मुख्तलिफ नौयत की ये तहरीक होने जा रही है पीटीआई की जानिब से? देखिए, इमरान खान की रिहाई की बात है तो इमरान खान की रिहाई तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मरियम नवाज के कंधों पर आन पड़ी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की सीसीआई की मीटिंग में उनसे मुलाकात होती है, रिक्वेस्ट करते हैं कि अडियाला जाना चाहता हूँ, मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही है। फिर मरियम नवाज उनके लिए दौड़ धूप करके इंतजामात कर लेती है, उनकी मुलाकात हो जाती है। फिर वो लाहौर जाना चाहते हैं, मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कुछ लेन देन के मामलात तय करने हैं। एहतजाज से क्या ताल्लुक, वो सेनेट इलेक्शन के लिए लेन देन के मामलात तय करने थे। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो निशात होटल और पीसी में 25-25 कमरों का इंतजाम भी मरियम नवाज करती है। तमाम तर इंतजामात आलिया हमजा और सनम जावेद और कुछ मकामी क़यादत के हवाले से मरियम नवाज शर्त रखती है कि इनको ना बुलाए, उनको भी नहीं बुलाया जाता। तो मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये पीटीआई मरियम नवाज के हाथ में चली गई, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों से या जो सीसीआई मीटिंग के हवाले से बात की मैंने, तो वहां से हम देख रहे हैं तो ये तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मरियम नवाज की मदद ली जा रही है और सब कुछ उन्हीं के हिदायत पर हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होने लगा है। तो फिर कहाँ का एहतजाज और कौन सी तहरीकें चली? मार्शल लॉ का मुकाबला किया, 10-10 साल मार्शल लॉ का मुकाबला किया, अयूब मार्शल का मुकाबला फातिमा जना ने किया था। तमाम सियासी लीडरशिप उनके साथ थी। पॉलिटिकल लीडरशिप में मौदूदी साहब भी थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी थे, वली खान भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। फिर एमआरडी तहरीक उठी, भुट्टो को फांसी हो गई थी, जिया मुल्क पर गासिब बनकर आए थे। बेनजीर भुट्टो भी थी, वली खान भी थे, नवाबजादा भी थे, बहुत सारे लोग उस तहरीक का हिस्सा बने। तो एक बड़ी तहरीक चली, एआरडी की तहरीक चली, तो उसमें भी तमाम सियासी क़यादतें एक नुक्ते पर मुत्तफिक थी और वो नुक्ता था जमहूरियत की बहाली। लेकिन यहाँ पर नुक्ता क्या है? यहाँ पर सियासी क़यादतों के साथ डायलॉग का है। अच्छा, हमाद साहब इधर से आप कंटिन्यू करें। ये बताइएगा कि तहरीक या फिर मुज़ाकरात या फिर इजहार यकजहती, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें तो हमने धमकियाँ ही सुनी, यही कहा गया कि हम आ रहे हैं, हम अचीव करेंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। उससे एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब जो है मीडिया टॉक के दौरान मीडिया टॉक के तवज्जुह से कहते हैं कि किसी भी किस्म की तहरीक का आगाज़ नहीं है ये, हम बल्कि इजहार यकजहती करने आ रहे हैं पंजाब असम्बली के पार्लियामेंटेरियन से। कैसे देख रहे हैं आप? एक कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर। तो यही मैं कह रहा हूं कि पार्टी का डायरेक्शन कौन सा है, वो उन्होंने किस संत में बढ़ना है। इमरान खान कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहता हूं, अली अमीन आकर धमकी देते हैं कि एक गोली चलाओगे, हम 2 चलाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं। मरियम नवाज के साथ तो गंडापुर की कोऑर्डिनेशन बढ़ी है,
मौलाना के खिलाफ वज़ीर आला पुख्तनख्वा खुलकर बोले हैं, तो हमें तो पहले ये समझा दें, हम तो सहाफ़ी है, ताकि हम तज्जिया करें कि पार्टी कर क्या रही है, पार्टी किस सम्त में बढ़ रही है, कौन से सा एहतजाज और कौन सी तहरीक और उसके खदोखाल क्या है। अगर एहतजाज की तहरीक है तो फिर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहाँ थी? उसे तो मेजबान होना चाहिए था इस पार्टी के, इस एहतजाज के या इस प्रोग्राम के मेजबान तो वो शख्स है जो पार्टी छोड़ गए हैं। इसके मेजबान तो वो शख्स हैं जो 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं, जो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ थी। तो हमें तो पहले ये समझा दे कि ये पार्टी किस सम्त में जा रही है, ताकि हम उसके मुताबिक तज्जिया करें। ठीक है सर, 90 डेज का टारगेट सेट किया गया है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, कैसे देख रखे हैं आप? ये बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि ये तहरीक नहीं है बल्कि हम इजहारी यकजहती के लिए आ रहे हैं लाहौर में। कोई रोड मैप नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, कैसे देख रखे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, रोड मैप बड़ा वाज़ेह हो गया। हमने केपी से जो सिलसिला शुरू किया वो पंजाब तक आ गया। अब इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान और सिंध की तरफ बढ़ेंगे। 5 अगस्त को पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत इमरान खान साहब की नाजायज कैद के खिलाफ, नाजायज उनकी जेल के खिलाफ एहतजाज। सेकंड, मेरे भाई अभी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये मेरे साथ अभी इस कुछ देर पहले एक और चैनल पे भी थे, इन्होंने वहां भी ये पॉइंट रेज किया कि जी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहबा मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं थी। तो मैं गुजारिश कर दूं, यही वो नैरेटिव है जो हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान और इनके बई खा तहरीक इंसाफ के हवाले से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं गुज़श्ता 1.5 साल से कि तहरीक इंसाफ में कोई फ्रैक्शन है, तहरीक इंसाफ में कोई खिलाफात है, कोई ग्रोहबंदी है। कत्तन ऐसा नहीं है। ओ भाई, हम ये बुनियादी तौर पर तर्जुमान नहीं है आपकी चीफ। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट। हमाद साहब आपका पॉइंट लेंगे, लेट हिम कंप्लीट। चुप तो नहीं रह सकते कि चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद नहीं थी और हम उस पर खामोश रहे। हमने तो सवाल उठाने हैं, हम तो सहाफी हैं। ठीक है हमाद साहब, लेट हिम कंप्लीट कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। अच्छा, मेरे दोस्त से गुजारिश ये है कि मैंने इनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी। मैं इनके जज्बात का ये इस तरह से इनका मुश्तइल होना मैं समझ रहा हूँ क्या वजह है उसकी। ठीक है नदीम साहब, ठीक है। इन समेत सब सुनने वालों को गुजारिश कर दूं, ये बुनियादी तौर पे छोड़ दे। आप बता दी कि आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर क्यों नहीं थी। आपकी तकलीफ कम होगी तो बताऊंगा। आपने कहा कि वो लाहौर में मौजूद थी। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट, फिर आपके पास आते हैं, आपका पॉइंट भी आपसे लेते हैं। कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। कहा कि वो तो लाहौर में मौजूद है। आपकी तकलीफ कम होगी, आप खामोश होंगे तो मैं गुजारिश करूंगा। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, मेरे पास इलाज नहीं है। आपकी तकलीफ का जिनके पास इलाज है वो इलाज कर रहे हैं आपका। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। टू द पॉइंट सर सुने नदीम साहब, पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, नो पर्सनल अटैक प्लीज, कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। आप इनको करेंगे तो मैं वो बैनर रख दूंगा। इनको हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट। ऐसे डिबेट को आगे नहीं लेके जा सकते, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। बारी बारी नदीम साहब बताइएगा। देखें, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तमीज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए। ये बदतमीजी घर में किया करें, लोगों से ना किया करें। टीवी पे लोग देख रहे हैं आपको। ये कंटिन्यू कीजिएगा। भाई बदतमीजी तुम्हारे लीडर की पहचान है, बदतमीजी तुम्हारी पार्टी की पहचान है। तुम्हारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी क्या औकात? तुम लिफाफा साफी हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम क्या चीज हो? ये क्या चीज बोला रखा है आपने? हमाद साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो लेने दें आप। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। छोड़ दें आप प्रोग्राम। नदीम साहब बताइए, कंटिन्यू कीजिए। और तर्जुमाने और ये इससे ही निकल नहीं पा रहे। हम आपकी बकवास नहीं सुनना चाहती, छोड़ दें आप। लिफाफा साफी हैं, आपको किसने तमीज दी है? हमाद साहब, फाशिज्म के खिलाफ हूँ। हमाद साहब प्लीज, हमाद साहब क्या चीज हो भाई? क्या चीज हो तुम जो इस नदीम साहब प्लीज। पता नहीं ये कौन है यार, ये किसके साथ बिठाया मुझे? हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट। नदीम साहब अपना पॉइंट रखें, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, ये तहरीक इंसाफ। मुझे एक मिनट यार प्लीज, एंकर प्लीज एक मिनट। इनका मुझे तारुफ करा दे, पार्टी में इनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, आप तारुफ करवाए ना, आप कौन है? एक मिनट, आप हमारे साथ पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं नदीम साहब का, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट, वन बाय वन हमने रिस्पेक्ट रखनी है एक दूसरे की। नदीम साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमाद साहब प्लीज उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें। इनको तो मैं नहीं जानता ये कौन है। हमाद साहब उनको पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें, लेट हिम कंप्लीट, फिर आपके पास आते हैं। जी नदीम साहब। अच्छा मोहतरम, इनको बताएं मैं पंजाब से रुकने असम्बली हूँ।
मैं पाकिस्तान के हर उस बेवकूफ की तरह ना तो लिखारी अपने आप को कहता हूँ, ना सहाफी कहता हूँ जिसको 2 लफ्ज बोलने आते हो। मैं मुंतखब लोगों का नुमाइंदा हूँ, 3rd टाइम असेंबली का पार्ट हूँ। मुझे अपना तारुफ की जरूरत ये है कि आप मुंतखब हुए, वो हमें पता है, सारे देश ने मुंतखब करवाएगा। ठीक है नदीम साहब, आपका तारुफ, आपकी गुफ्तगू कर रही है हमाद साहब, पता चल रहा है लोगों को आप क्या हैं। आप ना बताएं आप। भाई मैं तो साहब ही हूँ, मैं तो उससे नहीं भाग रहा, मेरा तो तारुफ ही सहाफत है, मेरा तो काम ही सहाफत है। जो शख्स गुफ्तगू करता है उसकी जुबान उसका तारुफ करवा देती है, बताना नहीं पड़ता। अपने मुंह मियां बिट्टू नहीं, जो आपके साथ न हो ना, बस वो यार लिफाफा होता है, वो टाउट होता है, वो सब होता है। जो आपके साथ हो वो नदीम साहब सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हमाद साहब प्लीज, आप जो है दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेने दें, फिर आपके पास आते हैं। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। नदीम साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मेरे मोहतरम दोस्त ने बार बार ये फरमाया, पिछले प्रोग्राम में भी, अब भी इन्होंने फरमाया कि जी आलिया हमजा साहबा कहाँ थी। मैं इनको भी, आपको भी, सब सुनने वालों को बस एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, केपीके की पार्लिमानी पार्टी की, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की और नेशनल असेंबली की पार्लिमानी पार्टी की। अगर वहां अब जितने लोग मौजूद थे, ये मौजूद लोगों को छोड़कर जो मौजूद नहीं थी, वो हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है पार्टी की, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको कहूंगा ये भी एक तरह का बयानिया बनाने की कोशिश है। ये नाराज हो रहे, मेरा मकसद इनको नाराज करना नहीं था, मकसद अपनी बात बताना था। अच्छा, बात हम उसी वक्त तक बता सकते हैं जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। मुझे जाती तौर पे इनका एहतराम है और हर शख्स का मैं एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात ये आ गई कि अगर हम एक तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम एक जदोजहद कर रहे हैं, जाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 3.5 साल में जो हुकूमती जबर हुआ, जो सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी धांधली की गई, 2024 का इंतखाब चुराया गया। मैं नहीं कह रहा, कमिश्नर पिंडी ने कहा, आपके ग्रेड 20 के अफसर ने कहा, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कहा, पूरी दुनिया कह रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 27 दिसंबर को अपनी वालदा की बरसी पर लाड़काना में खिताब का, नवाब शाह में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 के हुक्मरान है। ये पंजाब के गवर्नर कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, हमारा नुक्ता सिर्फ इतना है कि हम अपनी आईनी, अपनी कानूनी, अपनी जदोजहद पुरअमन जारी रखेंगे। ठीक है, लाए अमल हमने बनाना है। हम उस लाए अमल पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सकता। हम अपनी स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल कर रहे हैं। पंजाब में समेत पूरे मुल्क में 34,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। 76 के करीब लोग जान से आप दो बैठे हैं। तमाम के तमाम अरकान असेंबली हो, पार्टी अहदेदारान हो, सब लोग इस मुल्क में एक बात के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ है, वो पार्लिमान की बालादस्ती है, वो अवाम की हुक्मरानी है। वो ये हाइब्रिड निजाम नहीं है जिसको आज के वफाकी वज़रा बरसरे-आम हाइब्रिड निजाम करार देकर और इसकी तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं। वो ठीक है, ये पार्टी पर मुश्किल वक्त है, लीडरशिप जेलों में है, हमारी किसी स्ट्रेटजी पर, हमारी किसी हिकमत अमली पर क्वेश्चन रेज हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जदोजहद से पीछे हटेंगे। तकलीफ, सऊबतें, अजियत, जबर, जुल्म हमेशा जमहूरी जदोजहद में होता रहा है। नदीम साहब ये बताइएगा कि एक तरफ जो है पंजाब असेंबली में नाअहली रेफरेंस से मतलब कि मामला चल रहा है, वहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई है, और दूसरी तरफ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कहना कि 90 रोज़ में रिहा करें वरना तुम नहीं या हम नहीं, आर या पार, ये मुनासिब देता है ऐसी चीज़ें, अगर हम इसका कंपैरिजन कर सकें चीज़ों का? देखिए मेरे अजीज, मैं गुजारिश कर दूँ आपसे, जाहिर है जो कुछ भी है, एक हुकूमत मौजूद है, असेंबली से मौजूद है, और तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि तहरीक इंसाफ बात नहीं करना चाहती, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो एजुकेशन पर यकीन रखते हैं, ये तो स्ट्रीट पार पर यकीन रखते हैं। तो हमने बारहा कोशिश की कि नेगोशिएशन आगे बढ़े। लास्ट टाइम भी जब हमारी गवर्नमेंट के साथ गुफ्तो-शनीद हो रही थी, उसी गुफ्तो-शनीद के दौरान हमारे नेशनल असेंबली के रुकन हैं हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदर हैं, उनके घर पे रेड किए गए। तो हमारा मौक़िफ़ कल भी वही था, आज भी वो बिल्कुल आप बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बात नहीं होगी, अगर हमारे मसाइल को नहीं सुना जाएगा, और हम सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई, जो हुकूमत 150 रुपए के पेट्रोल पर उस जमाने में एहतजाज करती थी जब वो अपोजिशन थी, आज खामोश क्यों है? वो लोग जो उस वक्त ये कहा करते थे कि बिजली का यूनिट आम आदमी के इस्तेमाल से के बर्दाश्त में नहीं है, बिजली का इस्तेमाल आम आदमी के, आज वो खामोश क्यों है? क्या वजह है कि लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं और हुक्मरान
अपने लोगों के, अरकान असेंबली के, सेनेट के चेयरमैन के, नेशनल असेंबली के स्पीकर की तनख्वाहों में कई को 100 गुना इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, बंदा ये पूछ रहा है। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि आलिया हमजा जो है वो पार्लिमानी इजलास से इल्म निकली हैं और उनकी जानिब से भी कहा गया कि 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया है। आप हमारा हसन को ना बताएं, लेकिन आप आलिया हमजा को बता दें, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, वो लाइल्म नहीं रही। मैं आपको पहले, पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो लोग अरकान असेंबली हो। हमारी अपनी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है, अहमद खान बच्चा साहब उसको लीड करते हैं। केपी की, लेकिन सर एक्स में उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। देखिए, मैं उसकी तस्दीक और तरदीद तो नहीं कर सकता, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ। शायद इस दौरान कोई ट्वीट या एक्स आया हो तो उसको देख लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको, हम सब एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं। वो नुक्ता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के तहत वो तमाम लोग जो जिनको जेलों में डाला गया उनकी रिहाई, और उसके साथ साथ इस पूरे निजाम की रिहाई जिसको हाईजैक करके पाकिस्तान के हर शख्स की जुबान बंदी की गई है, खा वो साथी हो। ठीक है, अच्छा नदीम साहब इन शॉर्ट बताइएगा, इन शॉर्ट कि आप लोग लाहौर आए हैं, इस्तकबाल किया गया, कोई खलल तो नहीं डाला गया किसी भी किस्म का पीटीआई के लिए? आपके सामने था, पुलिस ने रोका, इस्तकबाल करने वालों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फूलों की पत्तियां फेंकी उनको गिरफ्तार किया, लोगों को नहीं आने दिया गया। हालांकि ये कोई पब्लिक कॉल नहीं थी, ये हमारा इस्लामाबाद मीटिंग थी। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया है, यही सुनना चाह रहे थे, मौक़िफ़ आ गया आपका। हमाद साहब, आप बताइएगा कि अब आप इस तहरीक को कैसे देख रहे हैं? अप्रिशिएट करेंगे पीटीआई को कि वो एटलीस्ट सड़कों पर निकले तो है? इतनी मुश्किलात हैं, 80 रहनुमा है, जो क़यादत है वो कैद में है और बानी खुद कैद में है, मुश्किलात थी, क्या मशवरा देंगे आप, क्या पैगाम देंगे? देखिए, पहले इस पे बात कर लूं कि जो ये जो लिफाफा बैठा हुआ है, मैं कल 3 शोज में बात कर चुका हूं कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई नाअहल है। ये लिफाफा कह रहा है कि इंतहाई नाअहल है, हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। बिजली, गैस, LPG, तमाम हर चीज की कीमत एक मिनट मुझे नाकाम तरीन हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत। नवाज शरीफ GT रोड पर निकले थे और बयानिया उठाया था वोट को इज्जत दो। वो इज्जत इस हद तक आ गई है कि पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प बनकर रह गया है इस शरीफ फैमिली के हाथों, इस हुकूमत के हाथों। ये मैं कल भी कह चुका हूं, इस शो के वसातत से भी कह रहा हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम PTI की गलतियों से सरफ नजर करें, कि हम इससे डरे कि वो हमें लिफाफा बोलेंगे, ये करेंगे, अपलोड करेंगे, ये करेंगे। उससे हम सहाफत करते हैं, जो लोग जानते हैं हमें उनको मालूम है। देखिए, अब आते हैं जमहूरी तहरीक की तरफ। देखिए, भुट्टो ने वली खान को हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अंदर किया था और उनकी पार्टी की तमाम क़यादत, जिसमें गुलाम अहमद बिलोर साहब आज भी जिंदा है, ये तमाम क़यादत हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अंदर थी। लेकिन जब 77 में जिया ने मार्शल लॉ लगाया और जमहूरी कुव्वतें उठ खड़ी हुई, तो बेनजीर भुट्टो ने उसी वली खान को साथ में लाया जो 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 उनके वालिद के साथ बहुत दूर तक चले गए थे, उनको साथ मिलाया। नवाबजादा नसरुल्लाह और तमाम लोग साथ आए और MRD की तहरीक खड़ी कर दी। और 1983 में अफगान जिहाद बीच में ना था तो जिया को मार्शल इस्तीफा तक लेकर आए थे, उसे अफगान जिहाद ने बचा दिया। मुझे बताया जाए कि कौन से रूल ऑफ लॉ की जंग हो रही है। जस्टिस विकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी कि चौक में लटका दे। इमरान खान कहां खड़े थे? वो विकार सेठ को पागल आदमी बोल रहा था। चले, हम उसको भी छोड़ देते हैं, हम आज की तरफ आ जाते हैं। चलो, वो गलतियां ही सही। आज भी क्या इमरान खान ने एक बार बैरिस्टर गौहर और अपनी सीनियर क़यादत को बुलाया, उन्हें ये टास्क सौंप दिया कि जाए जरदारी साहब को भी मिल ले, नवाज शरीफ को भी मिल ले, मौलाना को भी मिल ले, ऐमन को भी मिल ले, तमाम सियासी लोगों को मिल ले और उन्हें 1 पॉइंट एजेंडा पर लेकर आए कि हम रूल ऑफ लॉ और सिविल सुपरमेसी के लिए इकट्ठे होंगे। क्या इमरान खान ने ये अफर दी कि मैं चंद साल के लिए पीछे हट जाता हूं, मैं इख्तिदार में ही नहीं आऊंगा, आए रूल ऑफ लॉ के लिए बढ़ते? मुझे बताए, अगर ऐसा हुआ है तो मैं आज भी इमरान के हमायत में बोलूंगा। लेकिन आता क्या है? आता ये है कि मैंने फ्ला जर्नेल से बात करनी है, मैंने फ्ला जर्नेल से बात करनी है, इसको उसके पास भेजा, इसको उसके पास भेजा।
तो जहां पर एजेंडा ये हो तो हम कहां से उसकी हमायत करें। डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे के लिए शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम साहब, बानी पीटीआई को रिहाई से मुतालिक पीटीआई के पास क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि लास्ट टाइम भी यही ऑब्जेक्टिव से बाहर सड़कों पर निकलने के, अब फिर आप सड़कों पर निकल रखे हैं सेम ऑब्जेक्टिव के साथ, मुख्तलिफ क्या है, क्या स्ट्रेटजी होगी बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक? देखिए, स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ इस बार ये हमारी तरफ से जो कोशिशें पहले भी रही हैं, आइंदा भी होंगी कोशिशें, ये एक बड़ी बेहतरीन और बड़ी हिकमत से भरपूर कोशिश होगी। हमारी कोशिश और प्लानिंग ये है कि पूरे पाकिस्तान में उन तमाम और लोगों को जो इस सारे सिस्टम के विक्टिम हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए। आज पंजाब में काश्तकार भी सरापा एहतजाज है, आज पंजाब के स्कूल का एक टीचर भी सरापा एहतजाज है, आज एक डॉक्टर भी सरापा एहतजाज है। सिंध के हालात भी यही हैं और तमाम मुल्क की सूरत एक जैसी है। तो हमारी कोशिश होगी कि खान साहब की रिहाई को डायरेक्ट हमारा मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा लॉ पॉइंट पे है। आप कोर्ट में जब चालानी पेश नहीं होंगे, जब गवाही पेश नहीं होंगे, जब जज साहब बाहर ही नहीं बैठेंगे, कभी एक मुकदमे में जमानत होती है, दूसरा मुकदमा कायम कर दिया जाता है, उससे में जमानत होती है, तीसरे मुकदमे में नामजद कर दिया जाता है। जब हुकूमत अपने इस रवैये में तब्दीली पैदा करे, एक लम्हा लगेगा लॉ पॉइंट पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है खान साहब का जेल में रहने का। और आज इनके पास इख्तियार है, आज ये साहिब इख्तियार है, हर तरह का इख्तियार मौजूदा सरकार के पास है। ये एक शख्स से खौफजदा है। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं और इतने ही पॉपुलर है और अवाम में इनकी इतनी हिमायत है, तो उस शख्स की रिहाई में ये रुकावट क्यों है? कोई और रुकावट नहीं है, हुकूमत रुकावट है। क्योंकि इस हुकूमत को पता है कि जिस दिन इमरान खान रिहा हुए उस दिन ये पूरा निजाम तलपट हो जाएगा। ये रेत पर खड़ी वो इमारत है जिसने गिरना ही गिरना है। ये जितनी भी इसको सपोर्ट दे ले, अगर एक शख्स आज आप बारिश के पानी में खड़ा होकर दो फिक्रें कह देता है तो गवर्नमेंट हरकत में आती है, उसको गिरफ्तार करती है, उसे बयान दिलवाती है। इनसे जो बलूचिस्तान में जो लोग सड़क उतार कर बसों से शनाख्ती कार्ड देखकर मारे जा रहे हैं, उसकी बात पुरस इनसे नहीं हो सकती, वहां इनकी आवाज नहीं निकलती। पंजाब में 4900 के करीब पुलिस मुकाबले हुए हैं, उस पर ये बात नहीं कर सकते। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, एजुकेशन सिस्टम आउटसोर्स कर दिया, पंजाब के काश्तकार को तबाह कर दिया, एग्रीकल्चर तबाह कर दी, उस पर बात नहीं हो सकती। नदीम साहब, यहाँ पे आप सानिया सवात का जिक्र भी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको भी हमें ऐड ऑन करना होगा। वहां पे भी काफी जानी नुकसानों का ज़िया हुआ। 100% वो भी जाने उतरी की एक फर्द कोई भी हो, किसी मजहब से हो, किसी इलाके से, उसकी जान बेइंतहा कीमती है, इबरत का निशान बनाना चाहिए। कोई मसला नहीं है वहां, मतलब कोई तहरीक इंसाफ के लोग फरिश्ते हैं और दूध के धुले हुए नहीं है कि उनसे गलती नहीं हो सकती। हर चीज को प्रोब होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का बुनियादी मकसद ये है कि आज 2025 है, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां की पॉपुलेशन 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। जिस कौम का नौजवान मुतलफिर हो जाए, बदगुमान हो जाए, वो कौमें तरक्की नहीं करती। वक्त है आज ऑलमोस्ट वो लोग हुक्मरान हैं जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं। जरदारी साहब को लोग 85 से देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को 85 से लोग देख रहे हैं। ठीक है नदीम साहब, इन लोगों के पास वक्त है। फेयर एनफ, आपका पॉइंट आ गया। हमाद साहब बताइएगा क्या मशवरा देंगे आप? नदीम साहब की जानिब से यही कहा गया कि हुकूमत एक मेन एलिमेंट है, एक रुकावट है बानी की रिहाई में। अगर बानी पीटीआई अगर रिहाई होते हैं तो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत कोई मकबूलियत उनके हाथ में नहीं रही। उन्होंने ना अवाम को रिलीफ दिया, न जमहूरी हवाले से कोई काम किया। बस हम देखते हैं कि वजीर आजम 3 पीस सूट पहनकर जहाज पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बस इस मुल्क में अब शाद और दूध की नहरें बहने लगेंगी, और फिर 2 दिन बाद बिजली और गैस और हर चीज की कीमत में इजाफा होने लगता है। तो ये तो एक लॉलीपॉप है, जाहिर है इससे मकबूलियत तो नहीं फूटेगी। ठीक है, रही बात ये कि आज बसों से लोगों को उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, महंगाई है, ये भाई ये सबके अदवार में हुआ। आपके दौर में इससे भी ज्यादा होता रहा। बन्नू जेल से लेकर साहिवाल वाक़े तक आपके दौर में होता रहा। इनके दौर में भी बेहतरी नहीं आई, हालात मजीद बिगड़ गए। ये नहीं कि आपके दौर में कोई आइडियल सूरत हाल थी, उस वक्त भी होता रहा, आज भी हो रहा है। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल क्या है?
इन तमाम मसाइल का हल है मजबूत जमहूरियत और पार्लिमान और आईन और कानून की सुपरमेसी। हमाद साहब ये बताएगा कि केपी हुकूमत से मतलब जो है मौलाना का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि गंडापुर सरकार जो है वो जा रही है, मुश्किलात पैदा होंगी? भाई मौलाना को ये इख्तियार किसने दिया है कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली लानी चाहिए? आपकी जमात का इख्तियार किसी और के पास है। ये पीटीआई की मर्जी है कि वो जिसको भी वजीर आला बनाए। उन्होंने गंडापुर को बनाया है, ठीक है, उनकी मर्जी है, उनको अक्सरियत हासिल है, वो वजीर आला रहे। वो अगर करप्शन हो रही है, बैड गवर्नेंस है, सूरत हाल खराब है, तो उसकी जिम्मेदार वो जमात है, वो वजीर आला है। लेकिन आप ये नहीं अपनी राय नहीं किसी पर फोर्स कर सकते कि भाई आप इसको हटाकर इसको ले आए। मौलाना ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से और मौलाना का भी वही से है। गंडापुर ने मौलाना के तमाम वो रास्ते मसदूद कर दिए, बंद कर दिए जो मौलाना के खानदान के जरिए इस्तेमाल रास्ते थे, जिसमें इरिगेशन भी था, पब्लिक हेल्थ भी थी, रेवेन्यू भी थे, बहुत सारे मामलात थे। और वो 2002 से जब मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत इनके हाथ आई थी, उस वक्त से लेकर महमूद खान तक, क्योंकि महमूद खान का ताल्लुक स्वात से था, परवेज खटक का ताल्लुक नौशेरे से था, उनके तो कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मौलाना के साथ थे नहीं। जबकि गंडापुर उनके अपोनेंट भी है, मकामी भी है, तो गंडापुर ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लिए। उनके भाई मेयर भी हैं, उनके दूसरे भाई MNA भी है, गंडापुर खुद भी वहां से MP है, तो वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लिए। मौलाना इसलिए कह रहे हैं कि गंडापुर को की जगह किसी और को ले आए, क्योंकि फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बीच में होगा नहीं, तो ये तमाम चीजें हमारे पास आ जाएंगी। मौलाना को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी पार्टी पर अपनी राय थोप दे के आप इसको हटाकर इसको बना लें। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, आप भी बताएगा इससे मतलब कि आप कैसे देख रहे हैं मौलाना के इस बयान को? ये भी बताएगा कि मौलाना कितने अहम है आजकल मुल्क की सियासत में, अगर बात की जाए उनकी तो देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो उनकी स्टैंडिंग है उससे तो किसी शख्स को भी इनकार नहीं है जी, ऐसे ही। और बिलखुसूस 2024 के इंतखाबात के बाद जो स्टांस उन्होंने लिया, और वो इस बात पर बड़ा बरबला इसका इजहार करते रहे कि मौजूदा जो सेटअप है ये अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है। ये मौजूदा सेटअप एक अरेंजमेंट है एक जमात को साइड पे करने के लिए, और उन्होंने बिल्कुल उनको ऑफर की गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन उन्होंने हुकूमती कैम्प में बैठने से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो उनको अंदाजा है कि अवामी राय किस तरफ है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो एक डिस्कशन है स्पेशल सीट्स के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उन्होंने आईनी बेंच ने जो फैसला दिया, दुनिया जहान का उस पर ऑब्जेक्शन है। लोग बड़े सीनियर कानूनदान इस बात पर हैरान है कि पाकिस्तान में जो मुतनासिब नुमाइंदगी का जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें जो जमात जितनी सीट्स जनरल इलेक्शन में जीतेगी उसके तनासुब से उसको सीट्स मिलेंगी। ये तो पहली बार हुआ है कि एक जमात की जितनी सीट्स बनती है उससे ज्यादा उसको एलोकेट हो गई हैं। तो इसके बाद ये सारा माहौल बना है कि शायद केपी में कोई तब्दीली मैं नहीं समझता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, हम दोस्तों से मुलाकात में भी हैं, राब्ते में भी हैं, 2 दिन से इकट्ठे भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की ये कोशिश कामयाब होगी। हाँ, वो इसको एक सियासी तौर पे लटकती तलवार के तौर पे केपी गवर्नमेंट पे रखेंगे, लेकिन केपी तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक नदीम साहब, मौलाना साहब का कोई गिला शिकवा पीटीआई से तो नहीं है? यस एंड नो में आंसर दीजिएगा। देखिए, अभी हमारा साहब ने बिल्कुल सही इन्होंने तज्जिया किया कि चूंकि वहाँ लोकली अली अमीन गंडापुर साहब के और मौलाना साहब के हल्के इकट्ठे हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो जाती तौर पे तो बाज़ औक़ात लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम अहमियत से इनकार करें, और तहरीक इंसाफ की जो माजी में JUI के साथ सियासी मुखासमत रही है उसमें बड़ी कमी आई है। लेकिन सर फिर भी गंडापुर ने जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा कि फॉर्म 47 का ताना दिया है, मजम्मत करेंगे? गलत है ये? देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये कोई तहरीक इंसाफ के इख्तियार में था कि अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम पंजाब में गवर्नमेंट लेते, हमारे इख्तियार में होता तो हम मरकज में गवर्नमेंट लेते। ये कैसे पॉसिबल है कि हमें जनाब वहाँ फॉर्म 47 में हमारी गवर्नमेंट दे दी गई? तहरीक इंसाफ ने तो केपी में एक नई हिस्सी रकम की है। केपी की जितना मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जो मैंने देखा, कभी केपी में गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई।
2013 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, 2018 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आज भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। तहरीक इंसाफ ने तो केपी में बिलखुसूस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह बनकर उभरी है और वहां गवर्नमेंट भी मिली है। अगर पंजाब में आप फॉर्म 47 ना चलता तो पंजाब में और मरकज में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, सिंध में बड़ी तादाद में लोग जीते हैं, कोयटा में, बलूचिस्तान में लोग जीते हैं। तो मौलाना साहब का मैं नहीं समझता कि इस तरह की स्टेटमेंट वो सियासी तो हो सकती है लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ठीक है, जाती कोई नापसंदीदगी का इसमें ठीक है। नजीर साहब का पॉइंट आ गए। डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे के लिए शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमाद साहब बताइएगा, आपने अभी बड़े अच्छे तरीके से आपने पास्ट को कंपैरिजन करके आपने बताया कि किस तरह एक दूसरे को गिराने की कोशिश भी की गई, इस तमाम तर मामला आपने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह किए। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा? हमें पास्ट की गलतियों से सीख के आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान की एक मकबूलियत है और अवाम उनके साथ हैं, लेकिन मकबूलियत तो फातिमा जना की थी, उसके साथ क्या हुआ था? इलेक्शन आयोग जीत गए थे, एबडो कवानीन नाफिज हो गए थे, जो अहम सियासतदान थे उन्हें इलेक्शन से खारिज किया। फातिमा जना गद्दार भी ठहरी, इलेक्शन भी जबरन हरवाया गया उनको। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या होता है? फिर मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाते हैं 45 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से मुड़ जाती है कि हमारा फैसला गलत था। गैर जमाती इलेक्शन होते हैं। ये कब तक ये सिलसिले होते रहेंगे? पॉपुलर भुट्टो भी थे, फांसी चढ़ गए। पॉपुलर बेनजीर भुट्टो भी थी, हैदराबाद और सक्कर की जेलें काटती रही। पॉपुलर नवाज शरीफ भी थे, अटक किला काटते रहे, जला वतन होते रहे। अपनी आखिरी सांस से लेती बीवी से फोन पर बात तक नहीं कर सके थे। आज भी आपका साबिक वजीर आजम बीवी समेत जेल में पड़ा है। भाई, ये कब तक होता रहेगा? सियासतदानों को 1 पॉइंट एजेंडा पर आना होगा। ये इक्तिदार का नशा जब तक इनके सिरों से नहीं उतरेगा, और ये इक्तिदार का नशा नवाज शरीफ को भी चढ़ा हुआ है, इमरान खान को भी चढ़ा हुआ है, ये सबको चढ़ा हुआ है। जब तक ये इस पर कमिटेड न हो जाए कि भाई छोड़ दे इक्तिदार। अच्छा, हमाद साहब इसके साथ ही मेरा एक और पॉइंट भी ऐड कर लें। सदर की तब्दीली की बात बड़ी सुनने को मिल रही है, इसके साथ भी बताइएगा कि सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? देखिए, सदर की तब्दीली जो मेरे इंफॉर्मेशन है, मैं उस पर बात कर भी चुका हूं मीडिया में। सदर की तब्दीली नहीं हो रही है। जो मौजूदा सेटअप है वो कंटिन्यू कर रहा है और जरदारी साहब एक अहम स्टेक होल्डर की हैसियत से उसमें मौजूद है। तो अगर सदर बीच में से हट जाए तो फिर पूरा निजाम, वो ईंट निकाली जाएगी उसकी बुनियादों में से, फिर पूरा निजाम धड़ाम से गिरता जाएगा। गवर्नमेंट अपना ये टेन्योर पूरा करने जा रही है। ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि निजाम को लपेटा जा रहा है। निजाम कंटिन्यू कर रहा है और सदर एक अहम स्टेक होल्डर की हैसियत से मौजूद रहेंगे। सर, गवर्नमेंट अपना ये टेन्योर पूरा करने जा रही है 5 इयर्स का। देखिए, गवर्नमेंटों के बारे में तो हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये नहीं कर सकते। जरदारी साहब जेल में थे एक बार, गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ के मामलात बिगड़े। गुलाम इसहाक प्रेसिडेंट थे और मामलात इस हद तक बिगड़े कि जरदारी साहब को जेल से लाकर ऐवान सदर में उनसे वफाकी वजीर माहौलियात का हल्फ लिया गया। तो यहाँ पर तो कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है उसका तज्जिया करते हुए फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नहीं है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि निजाम को लपेटा जाए। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मतलब बात की है। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उससे मतलब भी हमने आपके सामने डिबेट रखी। हमारे साथ मौजूद थे, शो में हमें ज्वाइन किया था हमाद हसन, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ ही नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, पीटीआई ने 90 डेज़ का जो एक टारगेट सेट कर लिया है और कल ये भी कहा गया कि 90 रोज़ में वानी पीटा को रिहा करो वरना तुम नहीं या हम नहीं। आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, क्या रोड मैप इख्तियार किया जाता है पीटीआई के जानिब से, ये आने वाले दिनों में ही इसका फैसला होगा। मजीद पॉलिटिकल अपडेट्स और दीगर इश्यूज के लिए देखते रहिए प्रोग्राम बयानिया।